लर्न टू इन्वेस्ट के सेशन नंबर 10 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं सिखा रहा हूं इन्वेस्टिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। फैंटास्टिक। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है वो कठिन है, आसान नहीं है। इसीलिए एक एक वीडियो का कंटेंट बनाने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पूरा प्ले सीरीज़। ट्रेडिंग वाला तो बहुत आपने शेयर किया, बट इन्वेस्टिंग वाला शायद आप शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है ये जर्नी कठिन है, लेकिन मैं आसान कर रहा हूँ, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात है, आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो स्टॉक मार्केट मेरे खून में और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग तो मैंने सिखा दिया लर्न टू ट्रेड के थ्रू, और कई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं काम। और इन्वेस्टिंग में चला हूँ सिखाने, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो 9 वीडियो रिकॉर्ड हो गए और आज 10वां वीडियो है और आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पिछले वीडियो में हमने एज फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन किया था और मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली 3 ब्रॉडर पिलर्स हैं पूरे फ्रेमवर्क के। क्वालिटी, जो मैंने आपको समझाया था कि क्वालिटी को कैसे ग्रेड करते हैं, जज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो, जिससे हम फाइनेंशियल रेशियोज़ को यूज़ करके क्वांटिटेटिवली कंपनी को जज करते हैं। और तीसरा है वैल्यूएशन, कि सही वैल्यू क्या है कंपनी का। तो आज एक केस स्टडी लेंगे। ठीक है सर। एक रामायण के अंदर में भगवान राम थे ना, तो लाइक द पिक्चर परफेक्ट, सब बोलते हैं ना कि बेटा हो तो राम जैसा, है ना। तो आज उस कंपनी का हम लोग एग्जांपल लेंगे जो एकदम राम की तरह, जो परफेक्ट सेटअप इन तीनों के अंदर में बैठती है। कुछ दाग हैं, बट उसके कारण क्या उसमें प्रॉब्लम आए हैं, क्या आएंगे, क्या आ सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडे द केस स्टडी इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव। एकदम ज़बरदस्त लर्निंग मिलने वाला है, तो लास्ट तक रुकना है। और क्योंकि केस स्टडी है तो ये 10 मिनट का एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाला है, ये चलेगा लंबा, तो आप लोग को लास्ट तक रुक के देख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए आज का केस स्टडी हम लोग चालू करते हैं। द केस स्टडी टुडे वी विल डू द केस स्टडी ऑफ गुड कंपनी। ओके। और नेक्स्ट डे हम लोग केस स्टडी करेंगे एक बेकार कंपनी का तो आपको पता लगेगा कि राम और रावण में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का राम है एशियन पेंट्स। ओके। तो आज हम लोग राम के बारे में बात करेंगे और आपको नाम से ही सिंबलाइज हो गया होगा कि एक अच्छी कंपनी है। बट कैसे हम जज करें कि अच्छी कंपनी है, तीनों फ्रेमवर्क को माइंड में रखते हुए। क्या क्या फ्रेमवर्क? क्वालिटी, हाँ, फाइनेंशियल्स एंड द वैल्यूएशंस। याद रखिएगा ये। ओके। क्रिकेट के अंदर में 3 विकेट होते हैं, राइट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटी पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल्स में जाएंगे, फिर वैल्यूएशन पे। ठीक है, तो क्वालिटी, आपको याद होगा ये फ्रेमवर्क क्वालिटी का, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 10 एस्पेक्ट है जिसमें हम कंपनी को क्वालिटेटिवली जज करते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है तो वो क्वालिटी वाला वीडियो, उसका लिंक यहाँ दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए पहले, नहीं तो इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, या आप नहीं भी देखना चाहते हैं अभी तो बाद में देख लीजिएगा, अभी सुन लीजिए चुपचाप। तो ये 10 फ्रेमवर्क है। तो हम 10 फ्रेमवर्क में जब इस कंपनी को एनालाइज करने उतरे तो एक एक फ्रेमवर्क पे हमको इनपुट्स मिले। कहाँ से मिले? हमने कहा था एनुअल रिपोर्ट से आपको मिलेगा, हाँ। मेजरली इनपुट्स, और इंटरनेट से, न्यूज़ वगैरह से आपको इनपुट मिलेगा। तो पहला है मैनेजमेंट बैकग्राउंड, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ये फाइल एनीवेज मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, तो आप आराम से ठंडे दिमाग से धीरे 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 समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। मैनेजमेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रीन फ्लैग, ये याद है आपको, ग्रीन और रेड? यस। तो ग्रीन फ्लैग क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का जब हम एजुकेशन देखते हैं, तो ये न्यूज़ आर्टिकल में मुझे मिला है, जनरली मैनेजमेंट का एजुकेशन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है? लिंक्डइन पे। तो बेस्ट है कि आप लिंक्डइन पे जाके देखिए कि इस कंपनी का कौन कौन सा मैनेजमेंट है। नाम तो आपका एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, तो लिंक्डइन में जाके उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। बट न्यूज़ आर्टिकल जब मैंने देखा तो एशियन पेंट्स ने अमित सिंघले को एमडी और सीईओ बनाया है, और अमित सिंघले जो है वो पहले इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो इसका मतलब वो कंपनी को अंदर से पूरी तरीके से जानते हैं, एक क्वालिफाइड पर्सन है, और वो क्वालिफाइड पर्सन जो इंडस्ट्री को समझता है वो कंपनी का सीईओ बना है। गॉट इट। हम सब। दूसरी बात है
कि मैनेजमेंट के अंदर में क्या फैमिली इन्वॉल्व है, और फैमिली इन्वॉल्व है तो बोर्ड के अंदर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट। तो उसको जब हमने चेक किया तो हमको नजर आया कि तो इस कंपनी के अंदर में 3 फैमिलीज इन्वॉल्व थी को फाउंडर्स में। अब देखो आप अगर ओनर्स में देखो, ये पूरा बोर्ड का स्ट्रक्चर है, एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। ओके। तो जिसमें धनी चोकसी जो है वो दानी और चोकसी जो है वो ऊपर में है और वकील नीचे में। तो ये लोग हैं जो कि बोर्ड का पार्ट है, फैमिली मेंबर लोग 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स लोग जो है वो फैमिली वाले बोर्ड में हैं, और बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये लोग हैं। और ये लोग के बारे में अगर हम जानेंगे गूगल करके तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये लोग बड़े ही रेपुटेड लोग हैं इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम के। ओके। तो क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में बताता है कि अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसका मतलब हर कोई तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता नहीं है ना कोई कंपनी का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर में भी रिस्क होता है। ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खाली फीस लेने के लिए, वो भी अगर कुछ भी कंपनी में गड़बड़ होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी ब्रांड में दाग तो लगता ही है, राइट। तो किस तरह का बोर्ड कंपोजिशन है, ओनर कितने इन्वॉल्व है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इससे एक फील आता है कि कंपनी कैसी है। तो ये ग्रीन फ्लैग है। ओके। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो एक एक पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स पे हमने स्टडी किया है, और ये सारे पैरामीटर्स आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ कुछ के यहाँ पर स्नैपशॉट्स आपको दे दिया, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। ओके, ठीक है। नंबर 2 पैरामीटर इज मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन। ये एनुअल रिपोर्ट पे मिलता है कि मैनेजमेंट जो है वो कितना रुपया विड्रॉ करता है, राइट। क्या वो 10% ऑफ द प्रॉफिट से ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, क्या वो इंक्रीज करता है फ्रिक्वेंटली अपना कॉम्पनसेशन। तो अगर एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो ये मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन है, बोर्ड का कॉम्पनसेशन है। ठीक है। तो मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट, वो यहाँ मेंशन्ड है। तो जो मैं कहता हूँ ना एक्सरे और एमआरआई, तो जब आप एनुअल रिपोर्ट में डीपली अंदर घुसते हैं तो एक पॉइंटर्स यहाँ आपको मिलते रहेंगे जो बताते रहेंगे कि ये जो होना चाहिए वही है। तो 10% से ज़्यादा ऑफ द प्रॉफिट मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन नहीं लेता है, ओके, विच इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ओके। नंबर 3 इज मैनेजमेंट चेंज। मैनेजमेंट चेंजेस की कितने फ्रिक्वेंटली बोर्ड में चेंजेस होते हैं या मैनेजमेंट में चेंजेस होता है। तो जैसे अश्विन दानी जो है वो एशियन पेंट छोड़ दिया, विच इज बेसिकली द सन ऑफ द मेन दानी फाउंडर। तो ही प्लान टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, दैट्स व्हाई उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो एक इंस्टेंस सबको नजर आया मैनेजमेंट चेंज में। उसके अलावा अगर हम ये जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन और मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन है इसको हम अगर कॉन्स्टेंटली देखें हर साल का, तो हर साल का एनुअल रिपोर्ट, मैंने आपको बोला 10 साल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर उसको हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डायरेक्टर्स के चेंजेस नहीं है। इसका मतलब जो डायरेक्टर हैं लोग, दे आर कंफर्टेबल बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो वो भी इस कंपनी के लिए ग्रीन फ्लैग है। नंबर 4 इज ऑडिटर चेंज। ऑडिटर चेंज अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कुछ तो एक नियम होता है कि आप इतना ऑडिटर इतने टाइम तक ही ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। आई थिंक वो 10 साल है, मतलब 2 टर्म के लिए ही आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा। बट अगर सपोज ऑडिटर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो वो एक रेड फ्लैग है कि ऑडिटर क्यों चेंज हो रहा है। तो इनका जो ऑडिटर है डेलॉयट, अभी लेटेस्ट ऑडिटर डेलॉयट है, उसके पहले भी डेलॉयट था, उसके पहले बीएसआर एसोसिएट था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ 2 टर्म में ऑडिटर चेंज करना चाहिए, उन्होंने लॉ को फॉलो किया। जनरली क्या होता है कि ऑडिटर जब चेंज होते हैं तो वो एक क्वालिफाइंग दे देते हैं कि ये कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इस कंपनी से दूर हो जाएं। तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है। इस केस में कोई रेड फ्लैग नहीं है। ऑलराइट। उसके बाद चलते हैं पॉइंट मैनेजमेंट क्लेम एंड परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट कमेंट्री जो होता है मैनेजमेंट का, विच इज़ अवेलेबल इन एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली जो कंपनी रिजल्ट करती है तो कॉन कॉल्स करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कॉन कॉल कर रही है क्या। अगर कंपनी कॉन कॉल नहीं कर रही है मतलब मैनेजमेंट आके बोलना नहीं चाह रहा है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बिजनेस को। राइट। तो वो बोलते हैं ना कथनी और करनी, कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है और वो हो रहा है वो एक्चुअल में दिख रहा है। जैसे 10 साल से ये स्टॉक का अगर परफॉर्मेंस देखे, स्टॉकेज में अवेलेबल है, 10 साल में 974%, मतलब 9 टाइम्स रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो जब जब मैनेजमेंट कुछ बोला है कि हम ये करेंगे और जब हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एज आई सेड फॉर द लास्ट अबाउट 40 years एंड वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच हैज बीन देयर टू दैट एक्सटेंट।
तो कॉन कॉल समरीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से मैनेजमेंट का एक आउटलुक पता लगता है कि मैनेजमेंट को क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और वो क्या फ्यूचर देख रहा है, और अगर वो फ्यूचर ग्रोथ को मैनेजमेंट नेक्स्ट कॉन कॉल के अंदर में जस्टिफाई कर पाता है, जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है द मैनेजमेंट इज पॉजिटिव ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ in H2 which is second half yearly FY22 due to expansion in retail footprint and revival in consumer demand. तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और नेक्स्ट कॉन कॉल जब वो कर रहा है तब एक्चुअली में ग्रोथ उसने डबल डिजिट कर दिया है। तो इसका मतलब वॉक द टॉक, कथनी और करनी में क्लैरिटी है। राइट। जितना मैनेजमेंट में कथनी करने में क्लैरिटी होगा उतना मैनेजमेंट अच्छा है। तो लोग बोलते हैं ना सर मैनेजमेंट को कैसे जज करें। ऑब्वियसली आप क्वालिटेटिवली मैनेजमेंट को जज नहीं कर सकते, बट आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब वो बोल रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन है, राइट। नेट प्रॉफिट लेकिन डाउन हो गया था, तो उसका भी जस्टिफिकेशन था मैनेजमेंट का कि ये क्यों डाउन हुआ था, बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण नेट प्रॉफिट डाउन हो गया था। ओके। मैनेजमेंट ने कुछ साल पहले बताया, ये 2015 की बात है, कि अब एशियन पेंट्स फोकस करेगा किचन एंड बाथरूम डेकोर स्पेस में। है तो छोटी सी बात, बट जो इन्वेस्टर्स है वो लोग देखते हैं अच्छा तुमने कहा था, क्या तुमने किया? तो यस, अगर मैं देखूं तो किचन बिजनेस जनरेटेड ए रेवेन्यू ऑफ 111 करोड़ इन Q3 FY22। इसका मतलब मैनेजमेंट ने बोला था हम करेंगे और मैनेजमेंट ने कर दिखाया, विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मैनेजमेंट। तो ये रेटिंग मेथोलॉजी इज बेसिकली कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो करनी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। इस केस में इस कंपनी में सब ग्रीन है, जो वो बोलता है मैनेजमेंट करता है, पॉजिटिव। ओके। उसके बाद है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मतलब हमारे आपके साथ में एंगेज कितना होता है, क्या मैनेजमेंट कॉन कॉल्स करता है, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन देता है, क्या टाइम पे मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को अपडेट्स भेजता है, क्या मैनेजमेंट ने कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसको ग्रीवेंसेस हुआ है जो कि मैनेजमेंट में सॉल्व नहीं किया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। तो अब देखो स्टॉकेज में हमने दे दिया कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब मैनेजमेंट कर रही है कंसिस्टेंटली ये सब चीज़ें, गुड। कोई ऐसा प्रॉब्लम है जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर में ये सब पॉइंट्स होते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एक्सेट्रा, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो मेंशन होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हुआ है। Okay. तो जैसे इसमें देखिए नंबर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस फाइल ड्यूरिंग FY2021 1, इसका मतलब एक ही केस हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ एक केस हुआ है। इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट। एक भी हुआ तो क्यों हुआ वो क्वेश्चन है, लेकिन एक ही हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम ज्यादा इस कंपनी में नहीं हुआ है। ओके, तो ये सारी डिटेल्स आपको एनुअल रिपोर्ट पे मिलेंगी। Okay. So that's what I'm saying ना, तो annual report is not about financials. It is way more about financials. तो जो एक्चुअल में किसी कंपनी को 300 घंटे के लिए एनालाइज करते हैं, 100 घंटे तो वो एनुअल रिपोर्ट में स्पेंड करते हैं, एक एक पेज को पढ़ते हैं, मार्क करते हैं, उसको पॉइंटर बनाते हैं, तब जाके कंपनी के बारे में आपको एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है। रेगुलर अपडेट, अब जैसे कंपनी रेगुलरली एक्सचेंज के जो अनाउंसमेंट्स है उसके थ्रू रेगुलरली अपडेट्स भेजती है, तो अगर हम उसको ट्रैक करें तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हमने कैपेसिटी बढ़ाया है। ये कब की अनाउंसमेंट है? ये 2021 की अनाउंसमेंट है कि हमने कैपेसिटी बढ़ाया है प्रोडक्शन का। ये पॉजिटिव बात है कि मैनेजमेंट सोच रही है कि वो एक्सपेंशन करना चाह रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, राइट। लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं ना ये सबको रेगुलरली, तब तक एक कंपनी के बारे में आप कोई भी जजमेंट नहीं पास कर पाओगे। फिर है लीगल कंप्लायंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करना, एंड दैट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू डूइंग बिजनेस, बट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोल्यूशन, क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो वो एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि क्या इस कंपनी ने ग्रीन ओरिएंटेशन में क्या क्या काम किया है। It gives a very good image about the company that this company is not here only for business. They are also taking care of social responsibilities, which is also CSR, which is also taking care of the nature, etc. जितनी कंपनीज ये सब करेंगी उतना आपको ग्रीन फ्लैग देने का मन करेगा, ठीक है, बिकॉज ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ केयरिंग नेचर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने अपनी कंपनी से ज़्यादा पैसे उठा लिए या मैंने अपने चाचा जी के लड़के को दे दिया तो रिलेटेड पार्टी हो गया। मेरी कोई कंपनी है, उसकी कोई कंपनी, उसको मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कोई काम दे दिया, रिलेटेड पार्टी है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट करना पड़ता है।
तो So this is just जो रिलेशन में है, not like creditors, debtors और ऑफ कोर्स, तो रिलेटेड पार्टी नहीं, अगर क्रेडिटर डेटर में भी कोई रिलेटेड है तो अच्छा। आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा डेटर है, इसको मैंने इतना रुपया दिया है। Okay. रिलेटेड पार्टी का मतलब हो गया रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में है, जिसमें डिफाइन किया गया है कि हमारे खून के रिलेशनशिप प्लस एक्सटेंडेड कुछ रिलेशनशिप प्लस ऑब्वियसली माय कंपनी एंड अ कंपनी रिलेटेड टू दैट कंपनी। ओके। तो जैसे वरुण वकील को रिलेटिव ऑफ अमृता वकील इतना रुपया दिया गया, तो रिलेटिव पार्टी, ऑल्दो ही मे नॉट बी पार्ट ऑफ द डायरेक्टरशिप, बट इनको दिया गया है, मे बी एम्प्लॉय थे इसलिए दिया गया, यस एम्प्लॉय थे इसलिए दिया गया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंपनी में ये सबसे बड़ा इशू होता है कि वो लोग कंपनी का पैसा हाइव ऑफ करते हैं थ्रू रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आगे बढ़े। एसेट क्वालिटी की जो एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, उनके क्वालिटी कैसे हैं। तो आप देखिए इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है अक्रॉस द कंट्री है, इसका मतलब ज्योग्राफिकल रिस्क नहीं है। एक गड़बड़ बात यह है कि बंगाल में इनका फैक्ट्री नहीं है यार, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एशियन पेंट्स वालों को कि बंगाल में भी फैक्ट्री डालिए, जो हो गया सो हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द बोर्ड है, और आप देखें इनके पेटेंट 200 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हुए हैं। हाँ नहीं सॉरी 20 पेटेंट फाइल है और 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट है। 20 पेटेंट है मतलब इंटेंजिबल है। हाँ। तो एसेट मतलब खाली फैक्ट्री नहीं है, गुडविल, इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब भी आ गए, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा ग्रॉस ब्लॉक जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। सो अगर ग्रॉस ब्लॉक मतलब हो गया एसेट्स, टोटल में ग्रॉस एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ब्लॉक कितना है। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा इंटेंजिबल को ग्रॉस ब्लॉक दिखा रही है, इसका मतलब इंटेंजिबल तो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। हाँ, राइट। ब्रांड को कोई भी कुछ भी वैल्यू कर सकता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए सब। So over a period of time, as you analyze financials of companies, you will realize that what is the optimum value for an intangible as a percentage of the gross block. Okay. ठीक है, इस केस में भी कंपनी में सारे ही ग्रीन है। एक्चुअली ये वो मैंने कहा ना, ये एकदम आइडियल कंपनी है, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी इसका हमेशा महंगा रहता है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। ओके। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन एंड क्वालिटी, कि क्लाइंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो जो जनरली B2C कंपनीज होती है उनमें इसका रेलेवेंस नहीं होता है, क्योंकि आप तो कस्टमर्स को, रिटेल को, और एशियन पेंट्स तो B2C है। आपके घर में पेंट हुआ है कभी? हाँ सर। एशियन पेंट्स, नेरोलैक? हाँ, वन ऑफ द टू। ठीक है, तो एशियन पेंट्स भी, इनको तो पता है। देखिए कोई गट्टू था तो वो सबको बता के रखता था, बेचारा गट्टू चला गया बिकॉज दे चेंज द मैस्कट। ओके। गट्टू था आपके टाइम पे? हम जब छोटे थे, होगा। आपका बचपन में भी नहीं होगा, वो हमारे बचपन में था गट्टू। आपके बचपन से हटा दिया गया था गट्टू को। बट यू नो, इससे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर भाव बढ़ाना हुआ अपने प्रोडक्ट्स का, तो क्या कंपनी के पास पावर है कि वो भाव बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जितना कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उतना आपका नेगोशिएशन स्किल्स कम होगा। तो ये अभी रिसेंटली जैसे इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया नवंबर 2021 में कि पेंट के प्राइसेस बढ़ा दिए। अच्छा। तो बढ़ा दिए, इसका मतलब इनका वैसा है कि ये बढ़ा सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये एक्सेल में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप प्लीज थोड़ा समय बिताइएगा इस एक्सेल पे। अभी तो मैं हड़बड़ी में कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को तीनों एस्पेक्ट पे बात करनी है और एक वीडियो में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देखिएगा, मोटा मोटी आप मान लीजिए कि ये कंपनी जो है प्रभु राम की तरह है। ठीक है, और प्रभु राम हर किसी को नहीं मिलते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, जनरली महंगे हैं वो। ठीक है, इसको बंद कर दें। हाँ सर। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हम लोग वैल्यूएशन पे। ठीक है, हाँ, तो वैल्यूएशन के 3 मॉडल हम लोगों ने चर्चा की थी। ओके, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल और DCF वैल्यूएशन। हाँ। और अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है। तो नहीं देखा है तो नहीं समझेंगे। तो ये सीरीज में एक्चुअल में आपको फ़ायदा उठाना है तो पहला नंबर से चालू करिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा। क्योंकि मैं बीच बीच में एंटरटेन भी करता हूँ अनुपुना जी को। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या था याद है? हाँ सर, एज पर द डिविडेंड्स। करेक्ट, डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। हाँ राइट। तो अगर मैं पिछले
5 साल का इसका डिविडेंड ट्रैक देखूं तो मोटा मोटी ये डिविडेंड है। मैं मान ले रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर ये 20 रुपया देगी डिविडेंड। आर इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिस्क फ्री रेट क्या चल रहा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या मिलना चाहिए मुझे, और बीटा क्या है। तो 14% मेरा आर है। और जी इज ग्रोथ विच इज बेसिकली डिविडेंड का ग्रोथ, कोई डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है तो डिविडेंड का ग्रोथ हम देख रहे हैं। Right. तो कंपनी 13% एनुअलाइज डिविडेंड ग्रोथ दे रही है। तो स्टॉक का प्राइस फेयर वैल्यू होना चाहिए इस मॉडल के हिसाब से 1931 रुपया। ओके, अभी कितना चल रहा है? इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉकेज में, और जाके एशियन पेंट्स को ढूंढते हैं। राइट, 3100 रुपया चल रहा है अभी। ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड, राइट, भेज दें? नहीं, रुकते हैं, आगे चलते हैं। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, लेकिन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल उतना इफेक्टिव, उतना अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि इंडिया में डिविडेंड, मैंने कहा था लास्ट टाइम आपको कि डिविडेंड देने की रीजंस कुछ और होते हैं। इट मे नॉट बी नेसेसरीली रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ टैक्स एंड अदर थिंग्स। तो डिविडेंड डिस्काउंट को छोड़ देते हैं। रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि बाकी लोगों के मुकाबले, ठीक है। तो हमने 5 कंपनियों को यहाँ पर कंसिडर किया, बर्जर पेंट्स, कांसाई, एक्सो, इंडिगो, शालीमार। इन सब का हमने ईपीएस यहाँ पर मेंशन किया और स्टॉक प्राइस मेंशन किया। इससे हमारा इंडस्ट्री पी आ गया। इंडस्ट्री पी कैसे आया? बेसिकली ईपीएस, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, राइट, प्लस 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 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल एवरेज किया। आइडियली हमको इसको मार्केट कैप वेटेड एवरेज कर लेना चाहिए था, बट हमने नहीं किया, सिंपल रखा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री पीई इज 55। इस इंडस्ट्री पी का कैलकुलेशन में दोस्तों हमने एशियन पेंट को कंसिडर नहीं किया है, जो अपने आप में बहुत महंगा है। कैसे? चलिए एक बार इसमें सेक्टर में चलते हैं। पेंट, तो पी में देखते हैं। तो ये 102 का पी का स्टॉक है। बर्जर 86 है, ये 54 है, ये 30 है, ये 114 है, और ये शायद लॉस मेकिंग है इसलिए पी 0 है। तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं, एशियन पेंट्स को कंसिडर नहीं किया। तो 55 का इंडस्ट्री पी है। लेकिन हम एशियन पेंट्स को इंक्लूड अगर कर लेना तो इंडस्ट्री पी कितना, मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री पी है 92 का। ओके, ऐसा 54 है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक वुड बी, इसका ईपीएस कितना है, मल्टीप्लाइड बाय इंडस्ट्री पी विच इज 1735। तो इस केस में भी ये महंगा है, ओवर वैल्यूड। वो तो दिख ही रहा है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। राइट, आपको बोलना चाहिए सर क्या इतना मेहनत की है, तो दिख ही रहा है ये महंगा है। पी 102 है, क्यों महंगा है? क्यों महंगा है? इन्वेस्टर्स ज़्यादा बिलीव करते हैं कि और ज़्यादा आगे जाएगा इन फ्यूचर। करेक्ट, राम है तो इसीलिए महंगा है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो फ्यूचर की जहाँ बात आती है वहाँ पर डीसीएफ वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डीसीएफ का भी हमने यहाँ पर एक कर रखा है, अटेम्प्ट किया है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हमने अटेम्प्ट कर दिया। तो डीसीएफ के पैरामीटर्स हैं कुछ इस तरह से, बहुत सारे पैरामीटर्स है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक एक्चुअली डीसीएफ पे अलग ही वीडियो बनाएंगे जहाँ पर ये एक्सेल बनाना प्रॉपर्ली सिखाएंगे, ठीक है। बट आप मोटा मोटी एक चीज़ देख लीजिए कि कोई भी कंपनी का डीसीएफ हम करते हैं, फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट करते हैं, तो हम एक टाइम तक ही कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड तो हमको भी नहीं समझ में आएगा होता क्या है। बिकॉज अभी मेटावर्स जो है लॉन्च हुआ है, 4 साल बाद मेटावर्स विल बिकम फार बिगर देन यूनिवर्स, और हम लोग सब चाहेंगे हम वहीं रहें। तो अभी 5 साल बाद इस कंपनी का क्या होगा? अगर हम मेटावर्स में रहना चाहते हैं तो घर को पेंट क्यों कराना है? ट्रू, डिसरप्शन है। यस। अनटिल एशियन पेंट्स ने वर्चुअल पेंट लॉन्च कर दिया और वो पैसा मांग रहा है कि वर्चुअली आपका जो बंगलो है कहीं पे, उसको अगर पेंट करना है तो एशियन पेंट्स का ही पेंट यूज करना है। सब यही कर रहे हैं। फ्यूचर में जाके वर्चुअल, तो हो सकता है डिसरप्शन में एशियन पेंट्स भी पार्टिसिपेट कर दे, बट 5 साल के बाद का कोई नहीं सोच सकता है। ओके, हाँ, 5 दिन का बाद का एक्चुअली मैं नहीं सोच पाता हूँ, 5 साल तो बहुत दूरी की बात। तो जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं कंपनीज की, तो 5 साल का एक मोटा मोटी जजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी बंद थोड़ी ना हो गई है। देयर इज अ टर्मिनल वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि भाई आने वाले 5 साल के बाद भी कंपनी जीवित तो रहेगी, तो कोई ना कोई वैल्यू पे कंपनी ग्रो करती रहेगी, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू का ग्रोथ। ओके, ठीक है। तो
इसका मैं अगर मोटा मोटी एक अपना कैलकुलेशन आपको बताऊं कि फ्यूचर कैश फ्लो को आज की डेट में मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां से निकाला मैंने, अगर उससे मैं डिस्काउंटिंग करूं और ये मान लूं कि टर्मिनल वैल्यू 12.7% है। 12.7 क्यों आया? इंडिया का जीडीपी एक्सपेक्टेड प्लस इन्फ्लेशन, तो 12.7। हो सकता है कि आप कम बोलेंगे, बट मैं मान लेता हूं कि अगर ये है तब कंपनी का फेयर वैल्यू होना चाहिए 2840 रुपया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये ठीक नहीं है बात आपका। 12.7% कैसे कंपनी परपेचुअली ग्रो कर सकती है इन द करंट एरा ऑफ डिसरप्शन? बोली है ना? Yes. तो आपके हिसाब से मेरे को ये क्या करना चाहिए? 12.7 को क्या कर देना चाहिए? So probably less than 10, 8 to 9%. 8% कर दें? हाँ. कि मान लेते हैं कि कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में परपेचुअली 8% ग्रो करेगी, तो स्टॉक प्राइस पे उसका क्या इम्पैक्ट आ गया? 616 रुपया होना चाहिए इसका दाम का। सो बेसिकली जब भी आप कंपनी को वैल्यू करते हैं, 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो उस वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप क्या टर्मिनल ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी में, राइट? मैनेजमेंट क्या सोच रहा है फ्यूचर में, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अगर सपोज मैं बोलता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आने वाले दिनों में कम हो जाएगा, इसको भी मैं बोल देता हूँ कि ये 6% हो जाएगा, तब फिर मेरा प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आया? नेगेटिव हो गया। Got it. So basically future estimation involves lot of assumptions and presumptions. तो हर इंसान का एक अपना assumption presumption होगा, तो So it based on that you judge whether a stock is undervalued or overvalued. So it depends कि मेरे जो assumptions है कितने precise हो रहे, कितने accurate हो रहे, उस हिसाब से basically. प्लस जो मैनेजमेंट है वो क्या एक आपको स्टोरी दे रहा है, वो क्या होप दे रहा है। जैसे ये CAGR 8% है सपोज, इस CAGR को हम बोलता है कि आने वाले 5 साल में मैनेजमेंट 20% ग्रोथ देख रहा है, तो जहां पर CAGR 20% हो गया, भाव हो गया 4793। तो ये 3 मेजर पैरामीटर होते हैं, ग्रोथ, टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ। ये ग्रोथ इज बेसिकली आने वाला 5 साल या 10 साल का। जितना ज्यादा आप ग्रोथ एस्टिमेट कर पाएंगे टेन्योर का 5 साल 10 साल का, उतना अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ इज टिपिकली लेस देन आने वाला 5 साल का या 6 साल का, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So there is an assumption involved in all these 3 parameters. Okay. ठीक है? Okay. तो हम इसको देख के क्या जज किए कि स्टॉक ओवरवैल्यू है। ये तो क्लैरिटी आ गया ना? Right. बंद कर देते हैं इसको। हाँ. अब अपने चलते हैं तीसरी बात में, वो है हमारा एज फ्रेमवर्क, विच इज क्वांटिटेटिव एज फ्रेमवर्क। सो ये हमारा स्टॉकेज का जो एज फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से हम केस स्टडीज बनाते हैं। अगर आपको ये केस स्टडीज देखने हैं तो हमने अभी 60-70 स्टॉक्स पे बनाए हैं, हम धीरे धीरे विल कवर मैनी स्टॉक्स। तो यहाँ जाओगे केस स्टडी में तो ये आपको स्टॉक्स के केस स्टडीज मिल जाएंगे। जैसे एशियन पेंट्स का बनाया वैसे ये स्टॉक के केस स्टडीज है, और हर केस स्टडीज में बेसिकली स्पाइडर चार्ट है जो बताता है कि कंपनी इस पैरामीटर में क्या दिख रही है कंपनी का। तो एशियन पेंट्स का भी हम वो स्पाइडर चार्ट बनाएंगे। याद है स्पाइडर चार्ट? यस। सो लेट्स गो टू एशियन पेंट्स। पहली बात, कंपनी करती क्या है? तो कंपनी इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पेंट हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। एशियन पेंट मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, तो ये कंपनी के वेबसाइट से उठाया हुआ है कि ये कंपनी करती क्या क्या है। तो वेबसाइट पे जाएंगे तो मोटा मोटी आपको एक फील आ जाएगी कंपनी की। मैंने बताया था आपको, करेक्ट। इसका रेवेन्यू मिक्स देखें तो 84% इसका डेकोरेटिव कोटिंग से है, मतलब पेंट से, चाहे वो घर का पेंट है चाहे वो इंडस्ट्रियल है। इंटरनेशनल ऑपरेशन से इसका 12% है, इंडस्ट्रियल कोटिंग से इसका 2% है, होम इम्प्रूवमेंट से खाली 2% है। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि होम इम्प्रूवमेंट पे बहुत फोकस है, तो ये धीरे धीरे 2% बढ़ता रहेगा। ओके। और रीजन वाइज देखें तो एशिया पे मेन फोकस है, मिडिल ईस्ट इज सेकेंड, अफ्रीका इज थर्ड एंड साउथ पैसिफिक इज फोर्थ। इसका मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनी है। सेल्स ग्रोथ, अब देखिए सेल्स ग्रोथ स्टॉकेज में ये डेटा है, सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रो हो रहा है, लेकिन CAGR लास्ट 5 साल का है 6.5%। मतलब लास्ट 5 साल का अगर मैं ग्रोथ का CAGR निकालूं तो 6.5% है, विच इज गुड और बैड। ये जज आप स्टैंड अलोन नहीं कर सकते हैं।
आपको इंडस्ट्री का सेल्स ग्रोथ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो किया और ये इंडस्ट्री के मुकाबले अच्छा ग्रो किया कि नहीं ग्रो किया। ठीक है। एबिटा ग्रोथ मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे 11.9% ग्रो की है कंपनी। ये केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। और पैड ग्रोथ इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ इज 12.4%। ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रो तो कर रही है कंपनी, राइट, करेक्ट। तो ये ग्रोथ देख के अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रेटिंग दीजिए 1 से 5 के बीच में, तो मेरा जजमेंट है कि इसका रेटिंग है 4। यहाँ थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, हो सकता है आप बोलेंगे 3, मैं बोल रहा हूँ 4, बिकॉज स्टॉक मार्केट में सब्जेक्टिविटी आएगी ही। आप ऑब्जेक्टिफाई एक लेवल पे ही कर सकते हैं, बट सपोज ये CAGR 12.4 का अगर 15 हो जाता तो क्या आप 4 को 5 कर देते? नहीं। तो 1 + 1 = 2 नहीं हो सकता है शेयर बाजार में। 1 + 1 इज अप्रोक्सीमेटली = 2 होता है। दैट्स स्टॉक मार्केट, ऑलराइट, ओके। तो ये हो गया ग्रोथ मैट्रिक्स। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। तो एबिटा मार्जिन ग्रो कर रहा है, नॉट मतलब मार्जिन का ग्रोथ नहीं होता, ऑब्वियसली मार्जिन उतना एग्रेसिवली ग्रो नहीं करता, बट 20% एबिटा मार्जिन है, विच इज नॉट बैड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आफ्टर रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह 20% वो मार्जिन मेंटेन कर रही है। पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 12% है, तो पहले कम था अब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पैट मार्जिन बेसिकली कितना में कंपनी में आ रहा है, राइट? मार्जिन मतलब जो एबिटा है डिवाइडेड बाय सेल्स, ओके, मतलब कितना मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, ओके। पैट मार्जिन हो गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 36%। इसका मतलब जो कंपनी के पास कैपिटल पड़ा हुआ है उस पर वो 36% रिटर्न जनरेट कर रही है, अच्छी बात है। तो मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है, हाँ। ROCE पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है। ROE है 27%। ROCE और ROE का डिफरेंस क्या है आपको याद है? मैंने रेशियो जो पढ़ाया था वीडियो में मैंने बताया था, वो सब हाँ। उन्हीं को यूज कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये भी अच्छा है, तो इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मीटर में भी 4 क्यों दिया मैंने? क्योंकि आप देखिए घट के हल्का सा बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ मार्जिन का वो हुआ है, राइट, ग्रोथ है, बट मैं 5 नहीं देना चाहता हूँ, ये मेरा जजमेंट है। आप हो सकता है बोलेंगे नहीं सर मैं तो 5 दूंगी, ठीक है, मैं कंजर्वेटिव आदमी हूं तो मैं कम क्रेडिट दे रहा हूं। आप एग्रेसिव है तो आप बोल सकते हैं मैं तो 5 दूंगी। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। तो कैश फ्लो, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करेगी। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना प्यारा है, बिजनेसेस से कैश कितना अच्छा जनरेट करिए। ग्रोथ देखिए लास्ट 5 साल में। वर्किंग कैपिटल साइकिल बीच में बढ़ा था, इस साल थोड़ा कम हुआ है, बट वर्किंग कैपिटल साइकिल 24 है, विच इज रीजनेबली ओके। वर्किंग कैपिटल साइकिल याद है क्या होता है? डेज ऑफ रिसीवेबल माइनस डेज ऑफ पेएबल माइनस प्लस डेज ऑफ इन्वेंट्री। कितना इन्वेंट्री हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर स्टॉकेज में वर्किंग कैपिटल डेज हैं, तो बहुत ज्यादा डे होने से इट्स अ प्रॉब्लम, तो रीजनेबल लेवल पे है ये। कैश, फ्री कैश फ्लो मतलब कितना कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो रहता है ताकि वो एक्सपेंशन के लिए उस पैसे को यूज कर पाए, तो ग्रोथ ही है फ्री कैश फ्लो के अंदर में। एसेट टर्नओवर रेशियो नीचे जा रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि जो एसेट कंपनी के पास है वीजा वी सेल्स वो कम हो रहा है, तो कंपनी ज्यादा सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही है। तो इसका एफिशिएंसी मीटर भी मैंने 4 रखा है। अगेन जजमेंट हो सकता है, आप बोल सकते हैं सर 5 रखिए, मैं जनरली 5 देता नहीं, मैं बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। डेट टू इक्विटी मतलब कितना लोन ले रखे इक्विटी के मुकाबले, टू डेट टू इक्विटी कितना कम है, मतलब बोरो नहीं कर रखे पैसा को। इंटरेस्ट कवरेज की कितना कमाई करती है कि मेरा इंटरेस्ट को सर्व कर पाए, डिसेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट। ट्रेंड भी इसका बीच में कम हुआ था लेकिन वापस बढ़ गया। और करंट रेशियो का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लिक्विड एसेट्स है, तो वो भी 2 है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो इसको मैं 5 दे दिया हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी, कैश भी है कंपनी के पास। बिजनेस में अगर आप कैश देखेंगे बैलेंस शीट में अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, तो अगर कैश है तो ये डूबेगी तो नहीं, तो सॉल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 5 बनता है ना इसमें। अब आ जाता है वैल्यूएशन, तो पी रेशियो इसका बहुत महंगा है, तो ये कंसर्न वाली बात है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो किच्छु नहीं, 0.56, तो ये खराब है कि कंपनी डिविडेंड देती भी है तो प्राइस के मुकाबले डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। और अगर मैं स्टॉक प्राइस एक्शन भी देखूं, अब आपको टेक्निकल याद आ गया चार्ट, चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, राइट। लेकिन क्या ये अपना 200 DMA और 100 DMA के ऊपर में है,
वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉकेज में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर Okay. नहीं है वो। एशियन पेंट्स में गया मैं और वहाँ टेक्निकल में लेवल्स में मूविंग एवरेजेस में मैं आया। तो यहाँ देखिए ये 100 DMA के नीचे है और 200 DMA के जस्ट ऊपर है। तो इसका मतलब ये अप ट्रेंडिंग है। 200 DMA के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, 200 DMA के नीचे आ गया तो नेगेटिव है। तो हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चिंता नहीं है क्योंकि 200 DMA के ऊपर चल रहा है और जितना 200 DMA के पास आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। सही, वैल्यूएशन टेक्निकल्स देख के कैसे कर रहे हैं हम लोग? वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि स्टॉक प्राइस। अच्छा। तो ये दो पैरामीटर वैल्यूएशन, एक हमने पैरामीटर निकाला था वो वैल्यूएशन का टेक्निक का वो देख के, और ये लेवल देख के भी हम एक जज कर रहे हैं कि क्या ये अपना 200 DMA के पास में है। तो एक कंफर्ट वाली बात है, ये प्राइस ठीक है। वेरी वेरी जजमेंटल। कोई भी राइट प्राइस या रॉन्ग प्राइस नहीं होता है, इसमें जजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब आप बताइए इसको ग्रेड करना है वैल्यूएशन वाइज, तो आप क्या करेंगे 5 में से? सर 3। बहुत ही स्ट्रिक्ट हो आप। 2 तो महंगा कंपनी, राइट। हाँ 2 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तब महंगा कंपनी। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्वालिटी पसंद है, वेरी गुड, अच्छे लोग हैं, जो बात करते हैं वो बात मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डिंग का होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन स्पेस के अंदर में है। मैनेजमेंट का स्टेक ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिवली वो लोग कम कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी मॉडरेट है, तो शेयर होल्डिंग भी ठीक है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है शेयर होल्डिंग में, तो इट्स अ डिसेंटली गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसके बाद आता है सेक्टर पोटेंशियल। ये सेक्टर पोटेंशियल डेटा जो है ना, ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होता है एनुअल रिपोर्ट में, उससे पढ़ के जज करना पड़ता है कि मैनेजमेंट सेक्टर को कैसे देख रहा है। तो ये मेहनत ज़्यादा लगता है इसके अंदर में। तो पेंट इंडस्ट्री का एक ग्रोथ पोटेंशियल है और टियर 2 सिटीज़ के अंदर में टियर 3 में काफ़ी एग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर मेंशन, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम है इस सेक्टर का है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल से भी $100 चला गया, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो वहाँ आपको एक जजमेंट बनाना पड़ेगा कि ये क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बिकॉज सेक्टर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो अच्छा मैनेजमेंट है और सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल फाइनेंशियल्स, लेकिन सेक्टर में ग्रोथ है। तो एक मोटा मोटी फील का बात है कि कितना ग्रेडिंग करना चाहेंगे, बोलिए। फॉर दिस 4, आई Four? विल स्टिल गिव इट 4। ठीक है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करें तो ये मोटा मोटी लीडर हैं अपने डोमेन के अंदर में। आप सेल्स देखें तो इसका 21,000 करोड़ का सेल्स है और बाकी लोगों का सेल्स बहुत कम है, तो लीडर है। कोई भी इंडस्ट्री का लीडर जो है उसका बहुत बड़ा मोट होता है कि कोई जल्दी से उसको बीट नहीं कर सकता। फ्यूचर आउटलुक कहाँ मिलेगा? सर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो कॉल होता है वहाँ वो लोग फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं। Okay. तो अगर आप कंपनी का मैनेजमेंट का सुनेंगे कि वो क्या क्या आउटलुक बोल रहे हैं, तो उससे आपको एक फील आएगा कि मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, नई बातें कर रहा है क्या, फ्यूचर एक्सपेंशन का उसका कोई व्यू है कि नहीं है। तो इस कंपनी के अंदर में आउटलुक है, कंपनी बहुत कुछ करना चाह रही है। अब आप बताइए क्वालिटी को आप क्या ग्रेडिंग देंगे, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बाकी सब तो हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं रेशियोज के थ्रू, यहाँ पर एक इंडिविजुअल जजमेंट आती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एनालिसिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ओनली, देयर इज अ बिट ऑफ सब्जेक्टिवनेस, क्वालिटी इज द वन व्हिच एड्स टू द सब्जेक्टिविटी। अब आप बताइए कितना ग्रेड देंगे? So I would still give it a 4. 4 दे देंगे आप? Yes. अच्छा, सो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ग्रोथ 4, प्रॉफिटेबिलिटी 4, एफिशिएंसी 4, सॉल्वेंसी 5, वैल्यूएशन 2, क्वालिटी 4, 23 आउट ऑफ 30, राइट। और जो हमने क्वालिटेटिव ग्रेडिंग किया था इट वाज 30 बाई 30, यस, 30 गन मिल गए थे उसके। तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छी है। तो अब ये कंपनी अगर अच्छी है, थैंक यू पहली बात अगर ये कंपनी अच्छी है तो अब हमको इसको अप्रोच कैसे करना है? आपका अच्छी कंपनी का डेटाबेस में ये कंपनी ऐड हो गई। हाँ। अब जब भी इसके अंदर में कभी कोई भी रीजन से फॉल आए, विच कुड बी एक्सटर्नल वेरिएबल्स और इंटरनल वेरिएबल्स, राइट, तो आपको उस फॉल का इम्पैक्ट एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये फॉल इस कंपनी के लिए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या ये कुछ ऐसा चेंज हो गया है जो ये पूरे रेटिंग को चेंज कर देगा। जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया तो आपको लगेगा यार ये तो ये मेरा
क्वालिटी वाला रेटिंग वो 4 से 3 कर देगा। राइट। तो इसका इम्पैक्ट, क्या वो इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ये 23 का 22 होने पे मुझे प्रॉब्लम हो जाए? तो आपको क्या करना होगा, आपकी सारी कंपनीज का आपके पास में एक केस स्टडी होना चाहिए, आपका खुद का ये रेटिंग होना चाहिए। जैसे ही कुछ चेंजेस आपको दिखे वो यहाँ पर इसमें उसका इम्पैक्ट दिख जाना चाहिए। ठीक है। ओके। अब हमने ये काम भी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम अगर एज रिपोर्ट जब हम बना रहे हैं ना, कई स्टॉक्स का हम ये काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो रेटिंग है इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ कुछ बग है ये, तो ये हम ठीक करवा देंगे। बट आप जब एज रिपोर्ट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज में जाएंगे तो ये रेटेड कंपनीज है, ग्रेडेड कंपनीज, प्लस ये किस अपने बाई प्राइस के आस में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं एशियन पेंट्स, मैं अच्छे सर्च का ऑप्शन दे दूंगा ताकि लोग सर्च कर पाएं। तो यहाँ एशियन पेंट्स अभी मेरे को ढूंढिए रहा, तो 2950 इसका बाइंग जोन है। ओके। और 23 का रेटिंग है। और मैं अगर ग्राफ में ये देखूं तो 23 रेटिंग था यहाँ पे, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे। तो ये हर क्वार्टर के बेसिस पे मैं रेटिंग को रिव्यू करता रहता हूँ। और ये अगर 23 है तो जब जब ये गिरे तब तक इसको हमको बाई करना चाहिए। इसका बाइंग जोन है 2950। ये कैसे आया? सो ये आपने टेक्निकली सपोज टेक्निकल देखा है, वैल्यूएशन देखा है, सब चीज देख के एक जोन निकालने की कोशिश की है कि मोटा मोटी ये जोन में अगर ये स्टॉक आए तो मुझे लेना है। इसका एक 200 डीएमए भी एक बार डाल के देखते हैं। 200 डीएमए, सॉरी इसमें ऐड नहीं होगा, बट ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं। डीएमए के पास है। ओके। स्ट्रॉन्ग स्टॉक 200 डीएमए के पास एंड डिसेंटली रेटेड, मतलब इस स्टॉक में अब मेरे को पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एट द करंट लेवल। करेक्ट। तो छोटा क्वांटिटी यहाँ डाल दिए, फिर गिरेगा तो आपको और सस्ता मिल रहा है तो और डाल दिए। जब तक ये रेटिंग आपका 23 है, 23 का 22 भी हो गया तो चलो ठीक है, मैं क्वांटिटी को कम कर लूंगा। बट इट्स अ गुड स्टॉक फॉर मी टू accumulate at lower level even though it may become a weak stock because fundamentally मैंने जजमेंट करके बैठा हूं मैं कि ये स्टॉक अच्छा है। ओके। सो हियर आई हैव अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि सर ये तो आपने एशियन पेंट्स का एक एग्जांपल ले लिया, सो वी वर सो बट आउट ऑफ 4000 कंपनीज दैट वी हैव, the what is the key to identifying such companies where जब आप बहुत पढ़ते हैं ना मार्केट में, तो जब आप पढ़ते हैं तो आप आउटलायर कंपनी आपको पता लग जाता है कि आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री पता लग गया, तो उस इंडस्ट्री के अंदर में कौन सी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है, इंटरेस्टिंग काम कर रही है, तो फिर उस कंपनी को आप पिक कर लेते हैं। या लोगों से सुनते हैं, तो सेंसिबल बात करने वाले लोग अगर आपका पास में हैं तो वो आपको कांस्टेंट बेसिस पे फीड करते रहते हैं सेंसिबल, तो आप वो कंपनी को पिक कर सकते हैं। ओके। या आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अराउंड में कंपनीज है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। या हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज में लिमिटेड कंपनीज कवर कर रखे हैं जो हमको लगता है कि दे आर डिसेंटली गुड कंपनीज, तो आप उनको पिक कर सकते हैं। ओके। यही तो डिफरेंशिएशन, यही तो है। Got it. इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी 1 and 0. It is like the more you are engaged in the market, the more you keep your senses open. Hear people, read, listen to people. Then you get idea for good stocks. And then you have to do this homework yourself, which is a 300 hours activity. Okay. You may not like me for this, but ये एक स्टॉक में 300 घंटे की एक्टिविटी है, राइट फ्रॉम फर्स्ट डाउनलोडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अब तो एनुअल रिपोर्ट हमने यहाँ पर दे दिया, बाय द वे लेटेस्ट वर्जन में आ गया है। Okay. तो अब आप एशियन पेंट्स का वेबसाइट जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट में जाइए, ये एनुअल रिपोर्ट है लास्ट 10 साल के। Okay. So right from downloading the annual report to creating your own case study and judging the price pattern, this whole exercise will take 300 hours. तो आप कितने स्टॉक्स में कर सकते हो?
So 300 hours के हिसाब से तो so I 10 think, कंपनी, हाँ 15, 20, maximum. over a period of time, maybe your universe will be 25-30 companies, which is okay. Because आप invest maximum 10 कंपनी में करना चाहिए. Right. This is investment. This is not trading कि आप 100 स्टॉक का प्राइस को ट्रैक करेंगे और फिर ट्रेड करेंगे, 25-30 स्टॉक पे पोजीशन बनाएंगे. वो एक अलग माइंडसेट है, वो एक अलग वर्किंग है. वो भी आप करना चाहे तो करिए, थोड़ा कैपिटल उसके लिए यूज़ कीजिए. Yeah. बट जब इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में पैसा डालने की बात कर रहे हैं तो सो मच ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड. फॉर्चुनेटली स्टॉकेज में हम वो काम कर रहे हैं मेहनत आपके लिए, बट वो भी तो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप कन्विंस नहीं होंगे खुद पढ़ के, देन ये जो मार्केट सिचुएशन आती है, नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्ली यू विल बिकम वेरी जिटरी एंड यू विल बुक योर लॉसेस. और इन्वेस्टिंग में यू डोंट बुक लॉसेस. व्हेन मार्केट फॉल्स यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू एंटर द मार्केट अगेन. Got it. ठीक है. सर एक और क्वेश्चन है. सो हाउ नाउ मतलब जैसे सबका एक अपना इन्वेस्टर टाइप होता है, राइट? सो हाउ विल आई इंश्योर दैट दिस कंपनी इज मैचेस माय इन्वेस्टर टाइप? सो हम लोग ये करेंगे, रेटिंग मेथोलॉजी जो हमने डिफाइन हाँ. किया है उससे इन्वेस्टर टाइप को मैप करेंगे. ओके. तो अगर ये रेटेड कंपनी है क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली तो आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं. अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप 20 रेटेड कंपनी पे भी बेट करना चाहेंगे. ओके. बिकॉज यू आर एग्रेसिव, यू आर ओके टू टेक Right. दैट रिस्क. जहाँ पे प्राइस भी आपको लग रहा है कि रीजनेबली अभी अवेलेबल है, आई एम रेडी टू पुट दैट बेट. राइट राइट. ठीक है, तो इस पे भी चर्चा कभी करेंगे. तब तक आज के लिए समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा चल गया. और दोस्तों अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो थैंक यू. आप अपने लिए, आपके बिहाफ में आपको थैंक यू कर रहा हूँ, बिकॉज यू रियली वांट टू लर्न दिस साइंस. एंड बस लगाऊं, प्रैक्टिस चालू करिए. एक कंपनी को पकड़िए. आपने पकड़ा था डाबर, यस. अब डाबर पे आपको ये काम करना है. बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज उसमें भी रेड फ्लैग मिलेंगे नहीं ज़्यादा. बट एक बेकार कंपनी पकड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कैसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और देखेंगे कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और वैल्यूएशन वाइज वो कंपनी क्या सही कंपनी होगी इन्वेस्ट करने में. तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग. ओके, थैंक यू दोस्तों. अगर आप ये सीरीज के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे दे दूंगा. 10 वीडियोस रिकॉर्ड हो गए हैं और 10 के 10 बहुत ज़बरदस्त है. तो एक एक करके देखिए, आराम से देखिए, समय दे के देखिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग का जर्नी लंबा पाथ है. इट इज़ नॉट द नेक्स्ट स्टेशन वी आर टॉकिंग, इट्स अ लॉन्ग स्टेशन. बोलते हैं ना, कलकत्ता से अगर बॉम्बे जाना है तो बहुत लंबा रास्ता है, तो खड़गपुर आ गया तो खुश मत होइए. इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग जर्नी. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.